नाज़रीन, इजरायली हमलों के पेश नजर और एक जंग के खतरे के पेश नजर जो कि एक वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस होगी, उसके पेश नजर हिजबुल्लाह की भी भरपूर तैयारी जो वो नजर आ रही है। और हिजबुल्लाह जो वो सी साइड से भी अटैक जो वो लॉन्च कर सकती है, मेडिटेरेनियन सी वाली साइड से वो हमला इजराइल की बंदरगाहों के ऊपर जब लॉन्च कर सकती है। ये रिपोर्ट्स जब वो सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी ही डेंजरस खबर है, बहुत ही डेंजरस खबर है, और जितना भी क्राइसिस इस वक्त है वो उससे भी ज्यादा बड़ी डेंजरस खबर हो सकती है, क्योंकि वो आपसी लड़ाई की खबर है। दो बड़े गल्फ कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, बहुत ही वेल्दी कंट्रीज हैं, उनमें डिवीजन जब वो बढ़ रही है और उसमें इजराइल शामिल है। इजराइल एक गल्फ मुल्क को सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ अलायंस बना रहा है टू अंडरमाइन द अदर, ठीक है ना। और रीजनल पावर डायनामिक्स को तब्दील करने के लिए ये सारा एक अलायंस जब इजराइल बना रहा है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस साबित होगा, क्योंकि जो आपसी लड़ाई है, आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़ना है, इससे ज्यादा बेहतर चीज जब इजराइल के लिए हो नहीं सकती, और इसके खतरा जो इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि वो मजीद जो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स हैं उनको कब्जे में लिया जाएगा, और ट्रंप ने कहा कि सारे के सारे कब्जे में ले लिए जाएंगे, यहां तक कि कोई भी ऑयल टैंकर वेनेजुएला के लिए बचेगा नहीं कि वो ऑयल जब सप्लाई कर सके। ये ट्रंप की ताजा तरीन धमकी सामने आ रही है। और खबर यह है कि वेनेजुएला चाइनीज शैडो फ्लीट जब इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, चाइनीज शैडो फ्लीट मैदान में आ गए हैं और वो वेनेजुएला का ऑयल जब वो सप्लाई कर रहे हैं। उधर ट्रंप की यह नई धमकी है और उधर चाइना जो है वो मैदान में आ गया है। और यहां पर एक जो यूरोप से खबर सामने आ रही है, यानी एक तो फटा पड़ गया है कि उधर अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा था और यूरोप ने एड जब अप्रूव कर दी है 2 साल की मजीद जंग के लिए। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो नया एड पैकेज जब लेकर आएंगे, और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर कल को वहां पर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर अमेरिका से भी जो सप्लाई है वो उसी तरह से शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल वो इस जंग को 4 साल के लिए, जिसमें 2 साल का उन्होंने बजट दिया, 4 साल के लिए खुद चलाने का इरादा रखते हैं। और 2829 तक ये सूरत हाल होगी कि यूरोप री-आर्म कर चुका होगा और वो बरह रास्त भी रशिया के साथ लड़े, इस तरह भी सूरत हाल जब जा चुकी होगी। अच्छा, तो अब इसमें एक खबर ये आ रही है कि नेटो जो है वो रशिया की एक टेरिटरी है, उसको ब्लॉक करने का इरादा रखता है, उसकी कुछ प्रिपरेशंस हो रही हैं। तो प्यूटन ने यह कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर फुल स्केल जंग जब यूरोप से छिड़ जाएगी। अगर रशियन टेरिटरी को ब्लॉक किया गया तो यूरोप के साथ फुल स्केल लेवल की जंग हमारी छिड़ जाएगी। तो हर तरफ तो मामला बहुत डेंजरस जब नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में, मतलब उधर फलस्तीन का मसला क्या हल करवाना, इनका तो आपस में फटा जब पड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो यानी दुनिया जब डिस्टेबलाइजेशन, क्योस और क्राइसिस और जंगें इसकी तरफ जब में जाती हुई नजर आ रही। सबसे पहले मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ईरान, वेनेजुएला और जो है वो हिजबुल्लाह, इस सब के बारे में मार्को रूबियो ने जो बात की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मार्को रूबियो जो है वो इस वक्त मेन पर्सनैलिटी है जो लैटिन अमेरिका में ये सारी जंग हो रही है, उसकी जो पीछे सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो मार्को रूबियो हैं। यानी ट्रंप ने ये जिम्मेदारी जो है वो मार्को रूबियो को दी है कि वो जो सारा प्लान है, सारी स्ट्रेटजी है, उसको ये देख रहे हैं। और मार्को रूबियो बहुत ज्यादा प्रो इजराइल है। अभी कल ही उन्होंने आईसीसी के ऊपर जो वो सैंक्शंस अनाउंस कर दी। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं बड़ी अजीबो गरीब हैं। वो ये कहते हैं कि वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है ये अमेरिका के खिलाफ कंस्पायर कर रही है विद ईरान और हिजबुल्लाह और ईरान के साथ मिलकर वेनेजुएला की गवर्नमेंट अमेरिका के खिलाफ कंस्पायर कर रही है। यानी ये जो वर्ड है ना कंस्पायर, इसका सादा सा मतलब तो साजिश है, लेकिन इस वर्ड का मतलब ये होता है कि जब अमेरिका किसी मुल्क के खिलाफ ये लफ्ज इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुल्क अमेरिका के खिलाफ संगीन तरीन इकदाम उठा रहा है, और इसका मतलब यह है कि एक जंग छेड़ देना मुकम्मल तौर पर जस्टिफाइड है। यानी ये इतना पावरफुल वर्ड है किसी मुल्क को कहना कि वो अमेरिका के खिलाफ जब वो कंस्पायर कर रहा है। तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट ना सिर्फ कर रही है बल्कि हिजबुल्लाह और ईरान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सो वेनेजुएला की गवर्नमेंट जब वो इलिजिटिमेट है और कोऑपरेट कर रही है क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ, और वो कौन से क्रिमिनल एलिमेंट्स? ईरान और हिजबुल्लाह। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं। और मार्को रूबियो ने हिजबुल्लाह के हवाले से कहा कि कोई भी हिजबुल्लाह को वापस नहीं, यानी
दोबारा रीआर्म होना नहीं देखना चाहता, ताकि वो दोबारा से ईरान को सर्व करे ईरान के मफादात के लिए इन द रीजन, और इसराइल को थ्रेट करे, और हमारे पार्टनर्स को, यानी वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क भी हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट और उसको मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं, और वो हमारे साथ है। एवरीवन वांट्स अ स्ट्रॉन्ग लेबनीज स्टेट एंड हिजबुल्लाह डिसआर्म। तमाम ममालिक जो है वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह डिसआर्म और लेबनान की मजबूत रियासत। ये पता नहीं कौन है जो ये चाहता है, मतलब फिलहाल तो खुलकर कोई ये कह नहीं रहा, सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही कह रहे हैं या वेस्ट के मुल्क कह रहे हैं। सो वी आर वेजिंग वॉर ऑन द टेररिस्ट एंड ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स इन लैटिन अमेरिका। यानी आज उन्होंने ये वॉर का भी लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम बाकायदा जंग कर रहे हैं इन ड्रग्स और ये सारा। अच्छा देखिए, बात यह है कि अब आप देख रहे हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह वहां पहुंच गया है, यानी हिजबुल्लाह इतनी पावरफुल है कि वो वेनेजुएला को बचाने भी पहुंची हुई है। तो अमेरिका को हर टाइम जब वो एक विलन चाहिए होता है ताकि उसको बताया जा सके कि वो बड़ा डिस्टेबलाइजिंग कर रहा है और एक जंग करना की जरूरी है, बैड पीपल्स है वो बढ़ रहे हैं आगे, उनको रोकना बहुत जरूरी है। तो इस वैसे उनका जो रिवायती विलन है वो रशिया होता है, हर जगह पर रशिया। तो लेकिन आजकल चूंकि रशियंस के साथ दोस्ती चल रही है तो ईरान बच गया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ईरान हिजबुल्लाह ये वो नहीं है कि जो अमेरिकन एम्पायर को कोई नुकसान पहुंचा सके, यानी इनकी वो कैपेबिलिटी, वो पावर नहीं है कि ये अमेरिका के मफादात को कोई नुकसान पहुंचा सके एक तरह से। ठीक है ना, मैं अमेरिका का क्या बिगाड़ लेगा हिजबुल्लाह। ठीक है, ईरान की जितनी भी ताकत है वो सेल्फ डिफेंस में है। उसने जितनी भी तैयारी की थी वो इसलिए की थी कि एक दिन उन पर हमला होगा तो वो जवाब देंगे और अपना दिफा करेंगे। तो यही कुछ ईरान ने किया है, यानी ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, तिजारत करना चाहता है। तो अमेरिका के मफादात के लिए ईरान इज टू स्मॉल टू हार्म। मतलब ईरान को ही ईरान क्या टेक्नोलॉजिकल हब है, ईरान क्या बड़ी इकोनॉमी पावर है, ईरान क्या कोई बड़ी मिलिट्री पावर है जो अमेरिका के लिए कोई खतरा है? कोई नहीं, ईरान कोई अमेरिका का खतरा नहीं है। हाँ, ईरान की सारी तैयारी अपने दिफा के लिए है। तो ये तो अमेरिका इजराइल की वजह से वो ईरान के खिलाफ जंग में ड्रैग हो रहा है जिसमें उसका सिर्फ नुकसान होगा। तो उनको विलन चाहिए होता है, चूंकि रशिया से दोस्ती है तो अब ईरान और हिजबुल्लाह ये सारे विलन है। अच्छा, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। वो क्या है? अमेरिका जंग कर रहा है वेनेजुएला से और उसमें उसने ऐड कर दिया कि यहां हिजबुल्लाह भी है और ईरान भी है, यानी हिजबुल्लाह और ईरान अमेरिका के लिए खतरा है। तो इजराइल किससे जंग कर रहा है? हिजबुल्लाह से, ईरान से। तो जो इजराइल का नैरेटिव है कि हम अमेरिकन एनिमीज के साथ जंग कर रहे हैं, हम तो अमेरिका ही के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम तो अमेरिका को बचा रहे हैं, हम तो वेस्ट को बचा रहे हैं इन बुरे लोगों से। तो यानी अमेरिका ये बात कंफर्म कर रहा है कि जो हमारे दुश्मन हैं इजराइल उन्हीं से तो लड़ रहा है। तो मतलब इजराइल बिल्कुल हमारे फायदे में है जो भी कर रहा है, कि हमारे दुश्मनों से इजराइल जब लड़ रहा है। इजराइल तो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे दुश्मनों से लड़ रहा है, तो इजराइल हमारा ग्रेटेस्ट एलाय है। तो ये इसमें ये मैसेज भी बहरहाल जब छुपा हुआ है। तो ये काफी डेंजर। और देखिए, ये जो मुसलसल एक चार्ज शीट होती है ना, मुसलसल चार्ज शीट, मुसलसल किसी को खतरा डिक्लेयर करते रहना, इसका अल्टीमेट नतीजा जंग ही की सूरत में निकलता है। और ईरान के साथ ऑलरेडी जंग हो चुकी है, हिजबुल्लाह के साथ जंग हो चुकी है और जारी है, फिर एक बड़ी जंग के खतरात हैं। तो ये मुसलसल जो बयानियां है, इसका नतीजा एक बड़ी जंग ही की सूरत में निकलेगा। उधर अमेरिका जो है वो लेबनीज गवर्नमेंट को करीब ला रहा है इजराइल के और कोऑपरेशन उनका बढ़ा रहा है। अब आप देखिए कि एक मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं जो लेबनीज गवर्नमेंट और इधर हुई है इजरायली गवर्नमेंट के दरमियान, दोनों के हाई ऑफिशियल्स उसमें शरीक थे। और नेतन्याहू का ऑफिस ये कह रहा है कि इसमें हमने कैसे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना है ये हमने डिस्कस किया, और कैसे हिजबुल्लाह को खत्म करना है ये हमने लेबनीज गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया, और सिक्योरिटी फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। तो प्रॉस्पेरिटी का जो चूरन है बेचा जा रहा है, इकोनॉमिक ये वो, ठीक है ना, वो सारा बेचा जा रहा है। और लेबनीज गवर्नमेंट इजराइल के साथ बैठकर हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट डिस्कस कर रही है। यानी ये खेल और ज्यादा खतरनाक हो रहा है, ठीक है ना, और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। उधर लेबनीज गवर्नमेंट की अप्रोच और आगे जो गल्फ कंट्रीज की आपस में डिवीजन और आपसी जंग जब बताई जा रही है, जहां पर इजराइल इन्वॉल्व हो चुका है, ये खेल और ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इसके खतरात इसलिए थे कि जब आप रीजन में एक वायलेंस को यानी रोक नहीं रहे हैं,
और देखें ना गजा में क्या कुछ हुआ है, और फिर शाम में, लेबनान में और सो ऑन, ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी गई। तो आप एक ऐसी एंटिटी को रोक नहीं रहे और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, जैसे भी बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, वो रोक नहीं पा रहे। तो वो एंटिटी और इन सारे वायलेंस का, जंगी जराम का, जेनोसाइड का नतीजा अच्छा तो नहीं निकलेगा। यहां पर कोई अमन के फूल तो खिलने वाले नहीं हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो खतरात थे वही बातें अब नजर आ रही हैं कि ये हो सकता है, होने जा रहा है कि वो खेल तो और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अब तो आपसी जंगें और ये वो, इसके खतरात बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहां पर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है कि हिजबुल्लाह रीआर्म कर रही है इन सदरन लेबनान। यानी जो पूरा अमेरिकन नैरेटिव है, जो मुकम्मल इजरायली नैरेटिव है, यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस कह रहे हैं इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये रीआर्मिंग जो है वो, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि बड़ी कोई डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी हो रही। भाई हिजबुल्लाह अपनी तैयारी क्यों ना करे, क्यों हिजबुल्लाह अपनी तैयारी ना करे? तो बहरहाल जो उनका नैरेटिव है वो बिल्कुल एक झूठा नैरेटिव है, लेकिन बात यह है कि लेबनीज गवर्नमेंट उस पर बिलीव करती है जैसे तैसे करके। ये खतरनाक बात है। उनका नैरेटिव वो तो हमेशा से बनाते रहेंगे। जो खतरनाक साइड है कि ये इधर वाले जो हैं, यानी रीजन वाले जो है, वो उस पर, उस नैरेटिव को जितना बाय कर रहे हैं, ये ज्यादा डेंजरस बात है। अच्छा, हिजबुल्लाह की तैयारी भरपूर है। एक खबर ये है कि हिजबुल्लाह नेवल स्ट्राइक लॉन्च कर सकती है इजरायली टारगेट्स पर हाइफा में, यूजिंग नेवल और एरियल सुसाइड ड्रोन्स, जैसा कि यूक्रेन और यमन ने इस्तेमाल किए हैं। और इसराइल का वहां इन एरियाज में जो नेवल डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है ना, तो वहां से वो अटैक कर सकते हैं। और अभी इजरायली आर्मी ने इस हवाले से ये कहा है कि हिजबुल्लाह ऐसा करने का इरादा रखती थी और उसका ये जो प्रोजेक्ट है हमने नाकाम कर दिया है। इजरायली आर्मी ये दावा कर रही है। अच्छा, बहरहाल हेरेड्स ने क्या लिखा है, ईरान जो है ना वो अंदर घुसा हुआ है इसराइल के। ईरान इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कर सकता है इसराइल के अंदर रहने वाली अरब कम्युनिटीज को। आगे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में अरब कम्युनिटीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है ईरान। यानी ईरान का गलबा इस हद तक इसराइल के अंदर बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी आज ये वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज है कि जो इसराइल के अंदर यलगार ईरान ने कर रखी है, वो ईरान अब कैसे अरब कम्युनिटीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। इसराइल के अंदर घुसकर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जो आज ईरान कैपेबिलिटी शो कर रहा है। अच्छा, दो गल्फ कंट्रीज बहुत पावरफुल हैं, बहुत वेल्दी हैं, बहुत दौलतमंद हैं, बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, उनका आपस में फड्डे की खबरें आ रही, ठीक है। ये खबरें हैं मिडिल ईस्ट में, अब हर कोई उनको डिस्कस कर रहा है, लिहाजा हम भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों बड़े पावरफुल, बड़े अहम तरीन मुल्क हैं, और दोनों इस वक्त सबसे पहले तो सूडान में प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है। एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ यूएई है। तो सूडान में जो क्राइसिस है वो अरब वर्ल्ड को बहुत डिवाइडेड कर चुका है ऑलरेडी। यमन में क्राइसिस खड़ा हो रहा है जहां पर इजराइल इन्वॉल्व है, तो सऊदी अरेबिया ने वहां पर हमले की धमकी भी दी है। तो यमन में एक और प्रॉक्सी वॉर। ओआईसी वर्ल्ड को, मिडिल ईस्ट को अगर सबसे ज्यादा किसी एक चीज ने डैमेज किया है तो वो सऊदी अरेबिया और ईरान की सर्द जंग। कई दहाइयों तक ये चली और इसमें बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स हुई। ईरान और सऊदी अरेबिया की बहराज तो जंग नहीं ना हुई, तो सर्द जंग थी, यानी प्रॉक्सी वॉर्स हुई। कभी वो लेबनान में आपको प्रॉक्सी वॉर नजर आ रही है, कभी शाम में आ रही है, कभी इराक में आ रही है, कभी यमन में आ रही है, कभी बाकी मालिक में सामने आ रही है, कभी पाकिस्तान में आ रही है। तो ये सारी एक सर्द जंग थी और कई दहाइयां ये चली है। और इसमें यह था कि मुल्कों की तवज्जो इसराइल से हट गई थी और ये आपस में लड़ रहे थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। इसराइल बहुत मजे में था इस जंग की वजह से, आपस में लड़ी जा रहे हैं। तो अब उस लेवल की तो नहीं, लेकिन एक उससे कम लेवल की, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जंग इस वक्त तो छिड़ चुकी है। तो आगे चलकर ये उस दर्जे की जंग यानी कि हो सकती है। अब देखिए सूडान का कितना बड़ा क्राइसिस है और यमन का क्राइसिस कितना बड़ा है जैसे वो फैल रहा है। तो अब ये खबर है कि इजराइल बाकायदा यूएई को सऊदीया से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है, और चूंकि सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं की तो इसलिए इजराइल को गुस्सा है और वो यूएई को। अब देखना कतर पर अटैक हुआ तो कतर ये कह रहा था यूएई से कि वो एम्बेसडर को वापस भेजे, लेकिन यूएई ने नहीं भेजा, और अभी एक बहुत बड़ी असलहा डील भी हुई है। तो अब ये मिडिल ईस्ट में चलने वाली खबरें वो फिलहाल हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस तरीन मामला है। यानी इससे ज्यादा कोई डेंजरस खेल हो नहीं सकता, आपस की लड़ाई। सीक्रेट इजरायली पैक्ट, खुफिया मुआहदे हुए हैं, लाइज बिहाइंड द थ्रेट टू डिसिडेंट्स एंड गल्फ स्टेटस को। जो रिफ्ट है, जो झगड़ा है, जो डिवीजन है
बिटवीन सऊदी अरेबिया और यूएई वो बहुत ज्यादा गहरी हो रही है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल कोलैबोरेट कर रहा है यूएई के साथ और चैलेंज कर रहा है सऊदी अरेबिया का जो ट्रेडिशनल रोल है गल्फ के अंदर। यानी गल्फ का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? सऊदी अरेबिया। रीजन का भी सबसे बड़ा प्लेयर सऊदी अरेबिया, लेकिन गल्फ में तो है, तो रीजन में सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ईरान है, ये तीन बड़े प्लेयर हैं। तो अरब वर्ल्ड में तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया के उस ट्रेडिशनल रोल को कम करने के लिए और यूएई को ज्यादा पावरफुल करने के लिए इस वक्त इजराइल मुतहरिक हो चुका है। और इजराइल और यूएई जो हैं एलिजेडली रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपीटिंग एक्सेस इन द मिडिल ईस्ट, यानी दो इजराइल और यूएई मजबूत तरीन अलायंस बना रहे हैं पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करने के लिए, बदलने के लिए। सीक्रेट पैक्ट इजराइल और यूएई में हुआ है टू मार्जिनलाइज सऊदी अरेबिया इन्फ्लुएंस। ये कभी भी होगा नहीं, इसमें ये नाकाम होंगे और ये इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। सऊदी अरेबिया, क्योंकि इससे पहले ये सारी जंग ईरान के खिलाफ जारी थी, अब ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ काइंड ऑफ जंग छेड़ दी गई। सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस को मार्जिनलाइज करने के लिए, अच्छा जी, टू रीशेप रीजनल पावर डायनामिक्स, रीजनल पावर डायनामिक्स को रीशेप करने के लिए। तो यूएई बैक जो ग्रुप है एसटीसी यमन के अंदर, उसने अभी वो आगे बढ़ा है और ऑयल रिच एरियाज को उसने कंट्रोल कर लिया है एंड इफेक्टिवली पार्टीशनिंग एरियाज वंस अंडर सऊदी इन्फ्लुएंस। तो वो एरिया जो सऊदिया का इन्फ्लुएंस में थे वो भी उसने कंट्रोल कर लिए हैं, जिस पर सऊदी अरेबिया। तो देखें यूएई का भी एक विजन है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कंट्रोल करना चाहता है, बाबुल मंदब से लेकर, ठीक है ना। तो ये सारा उसका भी एक विजन है। अब रिपोर्ट्स ये हैं, मतलब ये चूंकि बहुत ही डेंजरस बातें हैं, तो जो रिपोर्ट्स हैं फिलहाल वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजराइल इज सीक्रेटली वर्किंग विद यूएई टू अंडरमाइन सऊदी अरेबिया रोल एज द मेन गल्फ पावर ब्रोकर। यूएई को ज्यादा यानी ताकतवर किया जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो यूनिटी है वो काफी ज्यादा खत्म हो रही है। यानी दिखने में वो होगी कि ठीक है यहां मामला ठीक है, लेकिन इन मुल्कों की, गल्फ कंट्रीज की, मिडिल ईस्ट, इनकी जो यूनिटी है वो उस तरह से नहीं है। विद शिफ्टिंग अलायंसेस और इजरायली एफर्ट्स टू रीशेप द बैलेंस ऑफ पावर फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन डील्स। तो सऊदीज हैव बीन टू स्लो टू सपोर्ट इजराइल एंड नॉर्मलाइजेशन। सऊदी अरेबिया ने नॉर्मलाइजेशन नहीं की, इसका इजराइल को गुस्सा है। सो इजरायलीज आर नाउ कीन टू चेंज द पावर डायनामिक्स इन द मिडिल ईस्ट। देखें बात वही है, जेनोसाइड को नहीं रोका तो बात यह है कि अब इजराइल और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, मुदाखलत कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट का फेस ऑफ द जाना वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं की उनके खिलाफ एक और तरह की सर जंग जब वो इस वक्त इजराइल छेड़ रहा है, और सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया के खिलाफ। तो इसमें इजराइल को सुबकी होगी, लेकिन असल बात यह है कि ये जंग छेड़ी जा चुकी है। देखें इजराइल क्या सोच रहा है, ये सोचें, इसको पहले देखें। मेडिटेरेनियन सी, यूनान, साइप्रस, वहां से लेकर नीचे ईरान में भी वो रजीम चेंज आता है ना, तो ईरान तक, कहां साइप्रस, यूनान, कहां ईरान, और नीचे रेड सी, यमन में भी तो वो आ रहा है ना। तो ये सारा एरिया वो चाहता है यहां पर उसका इन्फ्लुएंस। और फिर यूएई के साथ अलायंस का मतलब यही है कि मतलब दो मुल्क होंगे और वो एक ज्वाइंटली काम कर रहे होंगे। तो वहां मेडिटेरेनियन सी से लेकर नीचे तक जो है वो सारा इजराइल का जो इन्फ्लुएंस होगा। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही जो है वो डेंजरस बात है। तो ये बिल्कुल क्या यूएई के इंटरेस्ट में होगा इजराइल के साथ चलना और इस हद तक चलना, ये बहरहाल वक्त साबित करेगा। लेकिन इजराइल आगे बढ़ेगा। इजराइल को ना रोकने का मतलब यह है कि वो आगे बढ़ेगा। वो देखना कतर पर उन्होंने अटैक कर दिया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। वो हमास के लिए अटैक नहीं हुआ है, हमास के लिए वो अटैक नहीं हुआ है, वो कतर ही पर अटैक। तो इसी दरमियान जॉर्डन में अल मायदीन जो चैनल है उसके ब्यूरो चीफ को उन्होंने अरेस्ट किया विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह की चीजें, यानी अल मायदीन जो है वो इजरायली से खुश नहीं है, लेबनान का चैनल है जो सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। तो जॉर्डन में तो ये इस तरह की भी चीजें चल रही हैं। मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हम इजराइल के साथ मामला तब तक ठीक नहीं करेंगे जब तक वो गजा के हवाले से मामला ठीक नहीं करता। तो ये मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है। तो वो चूंकि इन्होंने गैस डील किया तो काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, तो उस हवाले से कह रहे हैं कि हम मतलब इजराइल से हम मामला ठीक नहीं है और बड़ा ये हम पोजीशन लिए हुए हैं। हालांकि यही चीफ हैं जो जाकर नेतन्याहू के साथ मिले थे। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। वेनेजुएला के हवाले से ट्रम्प ने यह कहा है कि एडिशनल जो ऑयल टैंकर्स हैं ये पकड़े जा सकते हैं और कोई जहाज हम गुजरने नहीं देंगे, और ये तमाम जहाज हमारी पोर्ट्स तक पहुंचेंगे, यानी इनको कैप्चर करके हम ले आएंगे,
मतलब बिल्कुल इनके टैंकर्स हम सारे पकड़ लेंगे कि कोई ऑयल जो है वो ट्रांसफर ना हो सके, सप्लाई ना हो सके। उधर वेनेजुएला से खबर यह है कि उन्होंने चाइना का जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो शैडो फ्लीट है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और जो वेनेजुएला की नेवी है वो एस्कॉर्ट साथ साथ कर रही है और चाइनीज वेसल्स भी मैदान में आ गई है। तो वो जंग भी ज़ाहिर छिड़ चुकी है। रशियन ड्रोन टर्की में देखे गए। टर्की में कोई ड्रोन आकर रशिया का गिरा है। देखिए ना, मतलब ये जंगें फैल रही हैं। अच्छा जी, एक रशियन टेरिटरी है कलिनग्राड। अगर हम मैप के ऊपर देखें तो रशिया है, रशिया से ये हटकर टेरिटरी है, क्योंकि ये सारा सोवियत यूनियन का ये एरिया था। तो सोवियत यूनियन टूटा तो बहुत सारे मुल्क बन गए, तो अलग अलग आजाद मुल्क बन गए, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, ये सारे सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। ये तो अलग मुल्क बन गए, लेकिन ये जो छोटा सा रेड एरिया आपको कलिनग्राड नजर आ रहा है, ये आज भी रशिया का हिस्सा है, लेकिन रशियन मेन लैंड के साथ ये अटैच नहीं है, लेकिन है ये रशिया का हिस्सा। तो इसको नेटो ब्लॉक करने का इरादा रखता है, प्लानिंग्स हैं उसकी। तो पुतिन ने कहा कि इफ नेटो ब्लॉक कलिनग्राड इट्स अ फुल स्केल वॉर इन यूरोप। तो जिन्होंने कलिनग्राड को ब्लॉक किया, रशिया विल डिस्ट्रॉय देम। सच एन एक्शन जो है, जो ऐसा करेंगे, ये मामला अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन की तरफ चला जाएगा। मामला इंटायरली डिफरेंट लेवल पर चले जाएंगे, फुल स्केल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा, ये पुतिन ने कहा। और ये बात उनकी देखिए, यूरोप विल ग्रेजुअली डिसअपियर इफ इट डज नॉट कोऑपरेट विद रशिया। ये सबसे पावरफुल अल्फाज है, यूरोप ही डिसअपियर हो जाएगा। यानी जाहिर है वो यूरोपियन जो एक पावर है उसकी बात कर रहे हैं, यूरोपियन लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि वो डिसअपियर हो जाएंगे अगर वो रशिया के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। बड़े पावरफुल अल्फाज है। तो वहां भी मामला खराबी की तरफ, लेकिन यहां कोशिश होनी चाहिए कि ये जो आपसी लड़ाई है, जो इजराइल छेड़ने की अभी कोशिश कर रहा है, अब ये मामला उस लेवल तक तो नहीं है, लेकिन छेड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको रोका जाए। और सऊदीया के खिलाफ जो जंग है उसमें इजराइल की जरूरत कामयाब नहीं होगा। लेकिन इजराइल की ये अप्रोच बताती है कि वो यहां पर किसी को सुख का सांस नहीं लेने देगा, और उसका रास्ता मुसलसल वायलेंस का रास्ता है, रिजीम चेंज का रास्ता है, मुल्कों को सबजुगेट करने का रास्ता है। इसलिए अल्टीमेटली यहां पर एक ही रियासत बनेगी और अल्टीमेटली इस कॉलोनी को खत्म होना है। इसकी अप्रोच ही ये बता रही है कि ये कोई यहां पर अमन, भाईचारे का और सुकून से रहने का इसका कोई इरादा नहीं है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय सुरगा करें, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।